तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। लिमिट के कंसेप्ट के बाद लिमिट का कंसेप्ट हमने आपको दिया और हर एक कंसेप्ट पर रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हमने दे दिया कि आप अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे और जो प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद आपको उसका सही से सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग क्या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो पाते, आप लोग को भी परेशानी हो जाती है ऑनलाइन में। कभी कभी नेट प्रॉब्लम के चलते कुछ सही नहीं दिखाई दिया या कभी आवाज़ सही नहीं आ पाया। इसलिए मेन टॉपिक का कंसेप्ट और हर एक कंसेप्ट और रूल्स पर रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, ये पैटर्न हमने अपनाया कि आप लोगों को दिया जाए और आप लोग मेहनत करें, लॉकडाउन का सदुपयोग भी करें। तो इस तरीके से लिमिट में 12 के बच्चों के लायक, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई के बच्चों के लायक जो कंसेप्ट होना चाहिए उसको हमने दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जो लिमिट का ही एक पार्ट है और 12 के बच्चों के लिए यहीं से कैलकुलस की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं फलनों की संततता, कंटिन्यूटी। फलन कंटिन्यूअस कब होता है? तो आपको याद होगा कि हमने आपको लिमिट पढ़ाने के क्रम में समझाया था कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करे तो x बराबर a पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, या फंक्शन का x बराबर a के लिए अस्तित्व, लिमिटिंग वैल्यू का अस्तित्व प्राप्त होता है ना। हमने यहां पढ़ाया था आपको कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, then the value of limit x tends to a fx exist, यानी कि x tends to a के लिए fx का लिमिटिंग वैल्यू का अस्तित्व प्राप्त होता है। या ऐसे कहा गया कि x tends to a माइनस है, यहाँ पर a माइनस का मतलब इससे थोड़ा कम, तो थोड़ा कम के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं उसको LHL बोलते हैं और थोड़ा अधिक के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? RHL बोलते हैं। तो LHL और RHL जब बराबर होता है तो x इक्वल टू a पर फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व प्राप्त होता है। दैट इज इफ LHL इक्वल टू RHL then limiting value of fx, then limiting value of fx exists at x equal to a। x बराबर a पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। यहां तक हमने लिमिट के डेफिनेशन में ये हमने जाना। तो अब इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं तो एक छोटा सा चैप्टर आता है कंटिन्यूटी, जो कैलकुलस के लिए और उसके आगे बढ़ने में भी, कैलकुलस से रिलेटेड जो आगे हायर एजुकेशन में हम जाते हैं, रिसर्च में बढ़ते हैं, तो बहुत सारे कंटिन्यूटी के बेस को लेकर के बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बहुत सारे डाटा कैलकुलेट किए जाते हैं, तो इसका महत्व आगे बढ़ जाता है। तो लिमिट के बाद हमने आपको कंटिन्यूटी से परिचय कराने का निर्णय लिया है। तो आप देखें कि कंटिन्यूटी क्या है।
है ना। तो हमने आपको बता दिया कि LHL और RHL बराबर हो तो x इक्वल टू a पर fx का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि a function fx is said to be continuous at x equal to a. A function fx is said to be continuous at x equal to a. ठीक है, पूरा लिखा है। A function fx is said to be continuous at x equal to a if limit extends to a fx exists and is equal to fa का मतलब x बराबर a रखने पर उस फंक्शन का जो मान आ जाए डायरेक्ट, अगर उसके बराबर ये लिमिट एग्जिस्ट करे और वह fa के बराबर x बराबर a रखने पर फंक्शन का मान जो आता है उसके बराबर ये दोनों आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका दोनों एक साथ कंबाइंड LHL एंड RHL। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब LHL एंड RHL बोथ। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं कि a function fx will said to be continuous. A function fx will said to be continuous at x equal to a if limit extends to a minus fx equal to limit extends to a plus fx equal to fa का मतलब क्या हुआ कि यहाँ fx जो है, जो फंक्शन दिया गया है और जिस x के मान के लिए कंटिन्यूटी या लिमिट हम लोग चेक करते हैं, उस a के वैल्यू पर जो फंक्शन का मान आता है वह LHL और RHL दोनों के बराबर हो जाए, तो x इक्वल टू a पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। मतलब that is if LHL equal to RHL equal to FA, LHL equal to RHL equal to FA, then function will continuous at x equal to a. If LHL equal to RHL equal to FA, then function will continuous at x equal to a. ठीक है, इसको आप देख रहे हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा। अब हम इसमें आपको बताते हैं, इसी को बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे मैथमेटिशियन ऐसे भी प्रूव करते हैं कि if limit x tends to 0 f a minus h equal to
एफ ए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h, then function will continuous at x equal to a, then function will continuous at x equal to a। ठीक है, h टेंड्स टू 0 मतलब इसमें से कोई एक शर्त, सभी शर्त का कंसेप्ट, सभी कंडीशन एक ही कंसेप्ट के हैं, तो अगर इन चारों में से कोई एक आप अपने अंदर दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो और इसका प्रयोग करो कि LHL RHL FA के बराबर, सीधी सी बात है। LHL और RHL से आप परिचित हो, LHL और RHL का मीनिंग आपको लिमिट में अच्छे तरीके से समझा दिया गया कि LHL और RHL इक्वल हो और x इक्वल टू a रखने पर फंक्शन का मान भी उन दोनों के मान के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है ना। देन फंक्शन विल कंटिन्यूअस x इक्वल टू at x इक्वल टू a, अदरवाइज फंक्शन will be discontinuous। तो at x इक्वल टू a कि अगर LHL और RHL का मान FA के बराबर हो गया तो फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी और फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप समझ गए, ठीक है। मतलब हुआ कि अगर फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। एक ही शब्द में हमने ये लिख दिया कि इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA है तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि इफ ए फंक्शन fx, if a function fx is not continuous at x equal to a, if a function fx is not continuous at x equal to a, यदि फंक्शन x से बराबर a पर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इट मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट x बराबर a, देन fx will must be discontinuous at x equal to a। अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो x बराबर a पर वह क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में डिसकंटिन्यूटी होता है। तो देखो एक टाइप यह आएगा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये LHL और RHL दोनों बराबर हो जाए, लेकिन यहां पर FA इनके बराबर नहीं हो। इफ LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू FA, तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा,
है ना, तो डिसकंटिन्यूअस होगा। देन fx will discontinuous, which is called discontinuity of first kind, which is called डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। यह प्रथम प्रकार का डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर x इक्वल टू ए पर LHL RHL और FA इक्वल हो तो फंक्शन संतत यानी कि कंटिन्यूअस होता है। अगर ये तीनों में से कोई एक इसके बराबर नहीं हो तो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में एक एग्जाम्पल हमने दिया कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस ए एफ एक्स यानी कि LHL इक्वल हो RHL के, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स के, बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ ए, तो डिसकंटिन्यूअस होगा, यह डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसको फर्स्ट काइंड यानी प्रथम प्रकार की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नहीं, विच इज कॉल्ड, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड नहीं, इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, विच इज कॉल्ड removable discontinuity। which is called removable discontinuity, है ना, which is called removable discontinuity, इसको कहते हैं removable discontinuity। और यही फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को बाद में लिख दिए। अगर इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, अब यहां पर आ गया, वहां पर इज नॉट इक्वल टू एफ ए लिख दिए, जो फ्लो में लिख दिए, लेकिन उसका नाम बदल गया। यह कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर LHL और RHL इक्वल हो और वह FA के इक्वल नहीं हो तो देन सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर अब यहां पर आइए, यहीं पर वह चीज आता है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, बस कोई एक अनइक्वल हो जाना चाहिए, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो यहां लिखते हैं कि देन fx will be discontinuous, fx will be discontinuous and is called discontinuity of फर्स्ट काइंड। ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कि अगर LHL इक्वल नहीं हो RHL के तो डिसकंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं क्या, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए, देन fx will discontinuous, which is called removable discontinuity, या removable discontinuity कहलाता है ना। और
जब LHL नॉट इक्वल टू RHL हो जाए तो यही किस्सा खत्म, यहीं से हो जाएगा कि डिसकंटिन्यूअस है। LHL RHL बराबर नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस, खत्म, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग कंटिन्यूटी कहां से लाएंगे? तो यहीं पर कहानी खत्म। तो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन सच डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इफ आइदर, अब LHL और RHL दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है ना। इफ आइदर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, if either of limit x tends to a minus fx और limit x tends to a plus fx does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी कि LHL और RHL में किसी एक का अस्तित्व नहीं हो। LHL और RHL, ये LHL है और ये RHL है, इन दोनों में से किसी एक का अगर अस्तित्व नहीं मिले तब भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा क्या नामकरण होगा, है ना? डज नॉट एग्जिस्ट, देन fx will discontinuous and it's called discontinuity of second kind and is called discontinuity of second kind। तो आपने देखा कि फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिसकंटिन्यूटी के लिए, डिसकंटिन्यूअस के केस में हम देखते हैं कि हमारे पास तीन विकल्प आते हैं। एक कि LHL और RHL बराबर हो लेकिन वह FA के बराबर नहीं हो तो डिसकंटिन्यूटी होगा, और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। फिर दूसरा कंडीशन आया कि अगर LHL और RHL ही बराबर नहीं होते, यहीं पर किस्सा खत्म, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और सच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और तीसरा कंडीशन हमने देखा कि अगर LHL और RHL दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करे, दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा नहीं, लिमिट का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जब लिमिट का अस्तित्व नहीं रहेगा तो कंटिन्यूटी का प्रश्न ही नहीं उठता है। कंटिन्यूटी का बात हम कहां से छेड़ेंगे? तो वैसी परिस्थिति में भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और उस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का, उस डिसकंटिन्यूटी को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब आगे इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर चर्चा हम लोग करेंगे। अब आइए आगे हम देखते हैं कि if a function is continuous at every point, if a function is continuous at every point of its domain, every points of its domain, if the function, यहां फंक्शन करते हैं तो fx लिख दो कभी। if a function fx is continuous at every point of its domain
at every points of its domain, then function is said, the function is known as continuous function। यदि फंक्शन अपने डोमेन फंक्शन में डोमेन एंड रेंज आपको बताया गया है। सबसे पहले सेट थ्योरी में आप पढ़ते हैं, सेट की परिकल्पना करते हैं, सेट पढ़ते हैं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, फिर फंक्शन पढ़ते हैं। और फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आपको मिलते हैं, है ना। रेशनल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इत्यादि बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं, है ना। और रियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, पोलिनोमियल फंक्शन, ये सारे फंक्शन मिलते हैं। और जितने भी फंक्शन मिलते हैं सबका कुछ डोमेन होता है, सबका कुछ रेंज होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कॉस का डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इन सारी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं और ये सारी बातें आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, पीछे की क्लास में, पिछले क्लास में 11th में इस सब की चर्चा की जा चुकी है। तो इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, तो डोमेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अगर उस डोमेन के सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, वैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। और बहुत सारे हम लोग के सामने वैसे कंटिन्यूअस फंक्शन आते हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। बहुत सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का एक लाइन में हम क्वेश्चन बनाने में केवल उसका इस्तेमाल करेंगे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए इस परिकल्पना से, इस रूल को मानते हुए हम ये सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लिखते हैं कि ए कांस्टेंट फंक्शन, a constant function is continuous everywhere. A constant function is continuous everywhere. A constant function is continuous everywhere. constant function की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए जैसे मान लेते हैं, हम लोग देखते थे कि fx इक्वल टू सी, x का कुछ भी मान रखेंगे c होगा। fx इक्वल टू अगर 2 रखे, x का कुछ भी मान रखेंगे 2 होगा। तो ऐसा फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है और इसका ग्राफ भी फंक्शन में आपको बताया जा चुका है। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो वह हम देख लो, वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। अब अगला होता है कि ए पोलिनोमियल फंक्शन इज everywhere continuous। पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा संतत होता है। जैसे fx इक्वल टू एक्स प्लस 3 लिख दिया, या fx इक्वल टू आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लिख दिया। ये सभी बहुपद फलन में आते हैं और बहुपद फलन अपने डोमेन के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। इसलिए हमने एक लाइन में आपको जवाब दे दिया कि ये पोलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इन बातों का आप ख्याल रखेंगे कि आप जैसे देख लेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है और आपको एक झलक में दिखाई दे दिया कि दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल,
या दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो कांस्टेंट, दिस फंक्शन इज कांस्टेंट या दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल। एक झटके में आप देख करके उसका आंसर आप दे सकते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है या फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस होगा। उसी तरीके से हम तीसरी बात पर आते हैं और तीसरी बात हम लिखते हैं कि ए रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। रेशनल फंक्शन मतलब परिमेय फलन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। परिमेय फलन है ना, परिमेय फलन रेशनल फंक्शन जो आएगा, जो फंक्शन fx बाई gx वेयर gx नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो फंक्शन रहता है ना, वैसा फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, है ना। अगला इसी कड़ी में हम आगे बताते हैं कि a logarithmic function is continuous in 0 to infinity। 0 से इंफिनिटी में लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, 0 से इंफिनिटी के बीच में जो भी पॉइंट आते हैं उन सभी पॉइंट पर लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए हम लोग लिए थे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। इस तरीके से हम जो फंक्शन प्राप्त करते हैं, ऐसे फंक्शन जो लॉग से रिलेटेड हो, वे लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में जो 0 से इंफिनिटी होता है, 0 से इंफिनिटी के बीच कांस्टेंट होते हैं। अब फिर लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे साइन एक्स, साइन फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। इस तरीके से कोसाइन फंक्शन का भी डोमेन होता है ना, सबका रेंज होता है। टेंजेंट फंक्शन का भी डोमेन होता है। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। इसलिए हमने आपको एक लाइन का कोट्स दे दिया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अब आगे बढ़ते हैं। कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर everywhere continuous। एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इक्वल टू e⁻x, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो हमने अभी तक देखा 6 टाइप के फंक्शंस के बारे में। एक लाइन का कोट्स हमने दिया कि कौन से फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस कहलाते हैं। और एक और इसमें जोड़ देते हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन इसमें एक और जोड़ देते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज everywhere
कंटिन्यूअस। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। माने मॉडुलस फंक्शन जो होता है वह हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पर हमने कुछ टिप्स आपको दिया कि कौन सा फंक्शन कब कंटिन्यूअस कहलाता है और कब वह डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और इस कड़ी में हमने आपको ये बताया कि लॉगरिथमिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं कहां? 0 से इंफिनिटी के बीच। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे कहां? अपने डोमेन के बीच। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस कहां होंगे? हर जगह। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां कंटिन्यूअस होंगे? हर जगह। और रेशनल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। फिर देखो ये कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, ये 4 फंक्शन देखो जो हम लोग इन चारों पर चर्चा किए। ये 4 फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस होते हैं। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन 0 से इंफिनिटी में कंटिन्यूअस होते हैं और रेशनल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे इन चारों के बारे में हमने बताया कि ये एक वैरायटी का ये ले लो जो हर एक जगह एवरीवेयर कंटिन्यूअस होंगे। फिर रेशनल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात ले लो, ये दोनों एक जगह कंटिन्यूअस हैं, हर अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। रेशनल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, जबकि लॉगरिथमिक फंक्शन 0 से इंफिनिटी के बीच कंटिन्यूअस होता है ना। तो ये हम लोग देखें कि ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का कुछ टिप्स आज दिया गया आप लोगों को, जिसमें हम आपको कुछ और थोड़ी सी बात बता देना चाहेंगे कि अब देखो इफ fx एंड gx आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस, यदि fx और gx 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस हो, fx और gx 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस हो, देखिए क्लियर दिखेगा। इफ fx एंड gx आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन हो, देन एक नंबर में आपको बताते हैं fx प्लस माइनस gx मस्ट बी कंटिन्यूअस। मतलब 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का सम एंड डिफरेंस यानी कि जोड़ और घटाव, 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़ और अंतर भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा fx इंटू gx मस्ट बी कंटिन्यूअस, fx इंटू gx मस्ट बी कंटिन्यूअस। दूसरा, तीसरा अब आते हैं कि fx अपॉन gx, fx अपॉन gx वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, gx 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि कहाँ है यह न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं सकता है। यह हमारे रेशनल फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी फ्रैक्शन की यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसी ख्याल से gx नॉट इक्वल टू 0, तो fx बाई gx
मस्ट बी कंटिन्यूअस। यानी कि हमने ये बताया कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो अगर, तो उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का जोड़, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का घटाव और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का गुना और दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का भागफल यदि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए उनका जोड़, घटाव, गुना और भाग सभी कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कंटिन्यूटी पर एक छोटा सा प्रकाश डाला और कंटिन्यूटी से आपको इंट्रोड्यूस किया। कंटिन्यूटी के इंट्रोडक्शन में कुछ बातें हमने आपको बताई और कुछ और भी बातें हैं जो अगले क्लास में आपको बताए जाएंगे और फिर एग्जाम्पल्स होगा। यह बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके बड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स पर हमें ध्यान देने पड़ते हैं, तो इन बातों को ध्यान देंगे आप और इसको देखेंगे। बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे ये सारी बातें, जिसको आप रिवाइज करेंगे, उसे देख लेंगे, अपना कंपेयर करेंगे और मिलान कर लेंगे। बहुत सारी बातों को आप अगर मिलान करने के ख्याल से ही, है ना, तुलना कंपेयर करने के ख्याल से ही अगर आप अदर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स देखते हैं तो आपको बहुत सारी नई नई बातों का आइडिया आएगा, बहुत सारी नई नई बातों को देखने का मौका मिलेगा। तो आप इसको देखें, बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ें, इसलिए कि सेल्फ स्टडी से बढ़कर के इस विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा अपना पूंजी कोई नहीं होता है। हम केवल आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपका ये सही रास्ता है, आप इस रास्ते पर चलो। हो सकता है कि आप सफल हो जाओगे, लेकिन रास्ते पर चलने के लिए हमने सिखा दिया, लेकिन रास्ते पर चलना है आपको। तो कहीं सांप गुजर रहा है तो आप सीधे चले जाएंगे, सांप गुजर रहा है तो थोड़ा देर रुक करके अपना साइड से निकलेंगे कि सांप को लांघते हुए जाएंगे, कहीं काट लिया तो रास्ते पर चलना आप ही को है। हम रास्ता बताएंगे आपको, ये रास्ता यहाँ से कलकत्ता जाने का ये रास्ता है, यहाँ से पटना जाने का ये रास्ता है, यहाँ से पंजाब जाने का ये रास्ता है। आपको इस रास्ते से इस तरीके से इस स्टेशन से किराया कटा करके टिकट ले करके जाना है। लेकिन आप अगर उस रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते में कुछ बातें आएंगी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें होंगी, आत्मनिर्भरता की बातें होंगी, जो आप अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं। अगर आप वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सेल्फ स्टडी करें तो स्वविवेक आपका जागृत होगा, और जब स्वविवेक जागृत हो जाएगा तो आपको सिर्फ हमारे इशारे की, या हमारे ही नहीं, किसी टीचर के इशारे की आवश्यकता होगी, और किसी टीचर के इशारे पर आप बड़ा से बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा रिजल्ट चुटकी में निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक से जुड़े रहना पड़ेगा। ये किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है कि इतना ही गेस पढ़ा देंगे तुम फर्स्ट कर जाएगा, टॉप कर जाएगा। इस सब के झांसे में मत आइएगा। अगर आपका नॉलेज तह तक नहीं है, आपका नॉलेज अगर पूरा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई डिग्री लेकर के क्या कीजिएगा, वो सब डिग्री सन पापड़ी किनाएगा। इसलिए अपने मेरिट को जगाइए, अपने मेरिट को बढ़ाइए, और मेरिट को जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि टेक्स्ट बुक का रेगुलर स्टडी करें, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और केवल टीचर के इशारे को ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही एक सही विद्यार्थी का, एक सही सफल विद्यार्थी का आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। धन्यवाद। आप सबों का दिन शुभ हो। आप लॉकडाउन में रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, सरकार का सहयोग करें और अपने अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हुए सभी अपने इष्ट देव गुरुदेव जो जिस धर्म के हैं, अपने भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से, खुदा से, गॉड से, वाहे गुरु से
प्रार्थना करें कि इस महामारी से सबको छुटकारा मिले और सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।